देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम बात करेंगे फैसला बिहार में झटका झारखंड को। अब आप भी सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्या फैसला बिहार में आ गया है जिसका झटका झारखंड को लग रहा है। तो दोस्तों, ये झटका है आरक्षण का। बिहार में नीतीश सरकार जब आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार चला रहे थे, उस समय जातिगत सर्वे कराकर उन्होंने 65% आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने का फैसला लिया था और उस फैसले को वहां के राज्यपाल ने भी सहमति दे दी थी। लेकिन आज जो फैसला आया है पटना हाईकोर्ट का, वो फैसला से नीतीश कुमार चारों खाने चित्त हो गए हैं। अब सीधे तौर पर जो पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि ये असंवैधानिक है, राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन है, तो इसके बाद जो है सो जो एक लगातार ये चल रही थी कि बिहार में तो विधेयक जाता है राज्यपाल के पास, वो विधेयक वापस नहीं होता है, लेकिन राज्यपाल झारखंड में अगर उसी तरह की विधेयक राज्यपाल के पास जाते हैं तो उस विधेयक को वापस कर दिया जाता है। यानी राजनीतिक रंग झारखंड में आरक्षण वाले विधेयक को लेकर दिया जा रहा था। लेकिन आज जो पटना हाईकोर्ट का फैसला आया है, इसके बाद से एक तरह से कह सकते हैं झारखंड में भी सरकार की घिघी बंध गई है। स्थिति यह है कि झारखंड की सरकार ने भी 11 नवंबर 2022 को विधानसभा का विस्तारित सत्र बुलाकर, उस समय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, आरक्षण विधेयक को पारित कराया था, जिसमें ओबीसी को 14% से बढ़ाकर 27%, एसटी को 26% से बढ़ाकर 28% और इसके बाद एससी को 10% से बढ़ाकर 12% आरक्षण देने की बात कही गई थी और यह विधेयक राजभवन भेजा गया था। इसके साथ एक और स्थानीय विधेयक भी सेम डे पारित हुए थे, लेकिन उसे तो पूर्व राज्यपाल ने ही जाते जाते वापस कर दिया था। लेकिन इस विधेयक को, आरक्षण वाले विधेयक को 19 अप्रैल 2023 को झारखंड के राज्यपाल ने वापस कर दिया और इसके बाद से लगातार राजनीति चल रही थी। कई तरह के आरोप, राजभवन को भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया था झारखंड में, और उदाहरण बिहार को लेकर दिया जा रहा था कि जब बिहार में ऐसा हो सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं। बहरहाल अब जो पटना हाईकोर्ट का डिसीजन आया हुआ है, इस डिसीजन के बाद जो झारखंड सरकार की तरफ से फिर से एक बार ये कवायद शुरू की गई थी कि ओबीसी को, यानी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी कुछ दिनों पहले कही थी। और इसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो 24 जनवरी 2024 को हुआ है योगेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, इस आयोग ने भी कार्मिक को अनुशंसा कर दी है कि पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण का दायरा है उसे 14% से बढ़ाकर 27% किया जाए। और इसके पीछे पिछड़ा वर्ग आयोग का यह तर्क है कि 50% से ज्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की झारखंड में है, आर्थिक शैक्षणिक रूप से वे लोग काफी पीछे हैं और इसलिए आवश्यक है कि इनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, इस ओबीसी समुदाय को, इन पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उसके आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 24% से 27% की जाए। और आपको याद होगा जिस समय राज्यपाल ने इस विधेयक को वापस किया था, 19 अप्रैल 2023 को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इस विधेयक को वापस किया था, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी की सलाह के बाद यह निर्णय लेते हुए इस विधेयक को वापस किए हैं। और इसमें जो मंतव्य आया हुआ था अटॉर्नी जनरल का, उसके साथ राज्य सरकार को वापस किया गया है इस विधेयक को, और उसमें उन्होंने राज्य सरकार को इस पर पुनः समीक्षा करने का निर्देश दिया था। इसके बाद क्या समीक्षा हुई नहीं हुई ये राज्य सरकार ही जाने, लेकिन एक लाइन और था उसमें कि पिछड़ा वर्ग की अनुशंसा इसको लेकर के नहीं है, क्योंकि उस समय आयोग नहीं था झारखंड में पिछड़ा वर्ग आयोग। 24 जनवरी 2024 को पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस पर अपनी बातें करके इस मुद्दे को जो है सो कार्मिक विभाग के पास भेजा है।
साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले में जातिगत आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की थी, जबकि विधेयक में 67% करने का प्रस्ताव था जो झारखंड सरकार ने विधेयक भेजा था। यानी इसी मुद्दे को, इसी चीज को इंगित करते हुए राज्यपाल ने इस विधेयक को वापस किया था। अब जब बिहार में भी इसी तरह की बातें हुई तो बिहार में अंतर इतना था कि यहाँ 65% किया गया था, 50% 67% किया गया था झारखंड में, 50% से बढ़ाकर जो विधेयक भेजा गया था जिसे राज्यपाल ने वापस किया। वहीं बिहार में 50% से बढ़ाकर 65% किया गया था। बिहार में जो किया गया था उसमें ओबीसी का 12 से बढ़ाकर 18%, ईबीसी का 18 से बढ़ाकर 25%, एससी का 16 से बढ़ाकर 20% और एसटी का 1 से बढ़ाकर 2% किया गया था। और वहां बिहार के राज्यपाल ने इस पर अपना अनुमोदन दे दिया था। इसी के बाद राजनीति गरमाई थी झारखंड में कि एक ही तरह की चीज जब बिहार में उसको सहमति राज्यपाल के द्वारा दी जाती है तो झारखंड में क्यों नहीं, और इसको एक पॉलिटिकल रूप, राजनीतिक रूप दिया गया था। लेकिन अब जबकि इस विषय पर पटना हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, हालांकि ये बातें सामने आ रही है कि बिहार सरकार और विपक्ष के लोग भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, लेकिन उसमें जो चीजें कही गई है कि कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण की सीमा बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो यह संवैधानिक बेंच ही तय करेगा, जो पटना हाईकोर्ट का फैसला आया हुआ है। और हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि आरक्षण की जो सीमा पहले से ही निर्धारित है उसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। अब यही सवाल झारखंड में उठते हैं, और झारखंड में जब उठते हैं तो आखिरकार क्या अब रास्ता निकालेगी राज्य सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार, और चुनाव का भी समय आ रहा है। मूल बात तो यहां है, चुनाव का समय आ रहा है, और चुनाव के समय में आपको याद है कि झारखंड में भी हाईकोर्ट पहले ही इस तरह के मामले को, जब बाबूलाल मरांडी यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने आरक्षण का सीमा बढ़ा करके जो भेजा था उस समय उसको वापस कर दिया गया था। बाबूलाल मरांडी के समय में एक मर्तबा ये वापस हो चुका था, और उसके बाद से लगातार ये डिमांड चल रही थी। झारखंड हाईकोर्ट पहले ही 2001 में ही इस मामले को वापस कर दिया, राज्य सरकार मतलब निर्देश दिया है कि आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती है, और उसके बाद लगातार इस पर राजनीति चल रही थी, और हर राजनीतिक दल ने संवैधानिक प्रक्रिया से इतर जाकर के अपने चुनावी घोषणा पत्र में, जो 2019 का चुनाव हुआ था, उसमें इस बात का जिक्र किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो पिछड़ों को 27% आरक्षण देंगे। लेकिन संवैधानिक पहलुओं को नहीं देखा गया, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आए हुए हैं उसको नहीं देखा गया, और इसके बाद इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। और जो नतीजा आप देख रहे हैं, इधर आपको पता है कि कल ही कैबिनेट की बैठक में जातिगत सर्वे कराने का निर्णय राज्य सरकार, अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं झारखंड सरकार के पूर्व महाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता झारखंड हाईकोर्ट के अजीत कुमार जी। सर स्वागत है आपका लाइव 7 में। हाँ, नमस्कार नमस्कार सर, अभी जो बिहार सरकार में के द्वारा जो आरक्षण बढ़ाया गया था, 65% की गई थी आरक्षण की सीमा एससी, एसटी और ओबीसी की, उसको पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। और इसी तरह के मामले झारखंड में भी थे। एक मरतबा आपके साथ मेरी चर्चा इस विषय पर हो चुकी है पहले भी, इसी तरह के विशेष कार्यक्रम में, जब राजनीति गरमाई थी कि बिहार सरकार जब कर सकती है तो झारखंड सरकार के बिल को क्यों वापस कर रहे हैं गवर्नर। तो इसमें क्या क्या संवैधानिक पहलू है सर, कृपया दर्शकों को पहले बताएं। देखिए, मैं ये स्पष्ट कर दूं जी कि जो आरक्षण से संबंधित मामले हैं, जी, खास करके ओबीसी को आरक्षण दिए जाने की बात जो संविधान में की गई है जी, तो मंडल कमीशन का जो केस आया था, मंडल कमीशन मैटर जी, 1993 में जो जजमेंट हुई जी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया था जी, कि आरक्षण जो है वो 50% से अधिक आमतौर पे नहीं हो सकती है। जी। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि विशेष परिस्थितियों में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाए जाने की यदि आवश्यकता है किसी भी राज्य में, या किसी राज्य का पिछड़ापन इस तरह का है, वहां पे जातियों का जो जातियों की जनसंख्या जो है और उनका पिछड़ापन जो है वो अगर एक विशेष प्रकार का है,
तो उसके संबंध में जरूर आरक्षण की प्रतिशत बढ़ाई जा सकेगी, जैसा कि अन्य राज्यों में भी हुआ है। परंतु उसके पीछे एक डाटा सरकार के पास होना चाहिए, क्वांटिफाइबल डाटा, बिल्कुल स्पष्ट डाटा होना चाहिए। झारखंड की परिस्थितियां ये है कि झारखंड में ये जो गणना की जानी चाहिए, ये डाटा इकट्ठे किए जाने चाहिए, वो सब राज्य सरकार ने 2-1 बार कराने का प्रयास जरूर किया है, परंतु ये कार्य पूरा नहीं किया गया। और इस कारण से चूंकि स्पष्ट जो डाटा है राज्य सरकार के पास, ये जस्टिफाई करने के लिए कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, और यदि दिया जाए तो 50% से अधिक आरक्षण दिए जाने के लिए किस प्रकार की आवश्यकता हमारे राज्य में है। तो ऐसी परिस्थिति चूंकि बन पड़ी है हमारे राज्य में, और राज्य सरकारों ने जो है वो पिछड़ी जातियों के संबंध में, जिनकी जनसंख्या लगभग 52% है हमारे राज्य में, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से आते हो, चाहे वो किसी वर्ग से आते हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, इन सभी वर्गों में जो पिछड़े वर्गों की जनसंख्या है, उनके पिछड़ेपन के संबंध में एक स्पष्ट डाटा राज्य सरकार ने कलेक्ट नहीं किया। और सीधे तौर पे यदि बढ़ाने का प्रयास किया गया तो मंडल कमीशन वाला जो मामला है, इंदिरा साहनी वाला मामला, इंदिरा साहनी वाला मामला, उसी को मंडल कमीशन मैटर कहते हैं आम भाषा में, और वही ज्यादा प्रयोग किया गया। कई एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसी नाम से पुकारा है, मंडल कमीशन केस या इंदिरा साहनी केस। तो इंदिरा साहनी के मामले में जो फैसला हुआ है, उसी फैसले के कारण ये जो कैप है वो 50% का माना गया है। सर अजीत बाबू, एक सवाल ये उठ रहा है कि जो आप जातीय गणना की बात कर रहे हैं, तो बिहार में राज्य सरकार ने जातिगत सर्वे कराया था, जो आज जो वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय का, हाईकोर्ट का जो निर्देश आया हुआ है, उसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि ये जातीय गणना नहीं है, जातीय सर्वे है। सर्वे और गणना में अंतर होता है, जो राज्य सरकारें लगातार गणना करती थी, क्योंकि गणना जब भी होगी तो जनगणना के द्वारा होगी। वो जी बिल्कुल स्पष्ट है, आपको विषय बिल्कुल ही स्पष्ट है। देखिए, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जैसा कि हमारे यहाँ भी कल या परसों जो सूचनाएं आ रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है और कार्मिक विभाग को कहा है कि जातीय गणना करावे, तो ये जातीय गणना जो है ये जातीय सर्वे ही कहा जाएगा। जो भी जनगणना होती है उसके लिए अलग प्रक्रिया, और सेंसस जो होता है वो एक अंतराल के बाद कराया जाता है केंद्र के द्वारा, और उसी के आधार पे हर प्रकार की गणनाएं की जाती है और निर्णय लिए जाते हैं। तो यहाँ पे इंदिरा साहनी के मामले में जो कंडीशंस या मंडल कमीशन के मामले में जो कंडीशंस दिए गए हैं, उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए पिछड़ा वर्ग कमीशन है, पिछड़ा वर्ग कमीशन जो है वो सर्वे कराएगा, और एग्जैक्ट डाटा पिछड़ेपन का इन्हें एकत्रित करना होगा। और इंदिरा साहनी के मामले में जो एक्सेप्शंस कार्व आउट किए गए, एक्सेप्शंस दिए गए, उस एक्सेप्शंस में यदि फॉल करेगा कोई जाति या कोई बैकवर्ड क्लास, तो उसके संबंध में राज्य सरकार जरूर निर्णय ले सकेगी। और ये बिल्कुल राज्य सरकार का ही मामला है कि राज्य सरकार जो है पिछड़े वर्ग को आरक्षण बढ़ाने के लिए निर्णय ले, परंतु इंदिरा साहनी के केस में जो शर्त निर्धारित है उसको पूरा करना होगा। लेकिन अगर इस तरह के मामले आते हैं, तब तो जो इंदिरा साहनी वाला मामला, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 50% से ऊपर हम नहीं कर सकते हैं, और शेड्यूल ट्राइब्स को 26% आरक्षण दी गई है, उसी में से काट के पिछड़े वर्ग को 14% दी गई है झारखंड में। एससी का भी जनसंख्या के हिसाब से कम है आरक्षण प्रतिशत झारखंड में। देखिए, 50% के कैप के आधार पे जो है वो पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आधार पे कोई आरक्षण निर्धारित नहीं हुआ है। ये जो आरक्षण निर्धारित हुआ है वो 50% के कैप के आधार पे प्रोपोर्शनेट रेशियो जो संबंधित जातियों का है, चाहे एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, और उन वर्गों में पिछड़ेपन की जो डिग्री है उस आधार पे राज्य सरकारें निर्णय लेती है। तो यहाँ पर यदि राज्य सरकार को
जो कि पूर्व की सरकार या वर्तमान सरकार ने भी बराबर वादा किया है यहाँ के पिछड़े वर्गों के साथ कि आपका आरक्षण प्रतिशत बढ़ाएंगे। बिहार में जो आरक्षण था वो बिल्कुल हमारे राज्य में आकर के कम हुआ है जी। तो इन्होंने बारंबार कहा है कि आरक्षण प्रतिशत जो है ओबीसी वर्ग का ये बढ़ाना चाहते हैं, और बीच में कुछ एक ढकोसलेबाजी भी की गई, एक बिल पास करा दिया गया और 9th शेड्यूल में ऐड कराने के लिए उसको भेज दिया गया। तो ये सभी जो प्रक्रियाएं की गई हैं राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, कुल दिखावटी प्रक्रियाएं हैं और पिछड़े वर्गों के साथ धोखे के समान है। अजीत बाबू सवाल यहीं पर उठता है, आप ही के जवाब से एक सवाल मेरे मन में आया है कि 9th शेड्यूल में डालने की जो बातें होती थी, अब तो उसमें भी हो गया है कि 9th शेड्यूल में उन्हीं चीज़ों को लिया जाएगा। ये नहीं है कि उसमें जाने के बाद उस पर संशोधन नहीं हो सकता है। पिछले दिनों तो कोई मामले आए हुए थे साउथ इंडिया की तरफ से, जो 9th शेड्यूल वाले मामले पर भी संशोधन की बात कही गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, 9th शेड्यूल में कोई भी मामला, अगर कोई भी बिल जी या कोई भी एक्ट सम्मिलित किया जाएगा तो उसकी संवैधानिकता तो न्यायालय भी देखेगी। ये बिल्कुल भ्रांति है किसी के मन में, या राज्य सरकारों के एडवाइजर जो है वो गलत इन्हें सलाह दे रहे हैं कि सिर्फ बिल पास होने से और केंद्र सरकार को आग्रह कर दिए जाने से ये बिल जो है वो 9th शेड्यूल में इंक्लूड होगा और उसकी संवैधानिकता नहीं देखी जाएगी। तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि देखिए, इंदिरा साहनी के जजमेंट के बाद कई एक बाद में भी जजमेंट्स आए सर्वोच्च न्यायालय के, कॉन्सिक्वेंशियल प्रमोशंस के मामले थे, उनके मामले में एम नागराज का जो जजमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट हुआ। उन सभी जजमेंट्स में भी इंदिरा साहनी के जजमेंट को या मंडल कमीशन वाले जजमेंट को जो है मार्गदर्शन के तौर पे देखा गया। उनकी रेफरेंस में जजमेंट पारित हुई। तो 50% का कैप हमारे राज्य में या बिहार में अभी भी बखूबी और बाकायदे चल रहा है, जबकि दक्षिणी भारत के राज्यों में बिल्कुल स्पष्ट प्रक्रियाएं अपनाई गई और कलेक्टिव डाटा जो उन्होंने इकट्ठे किए, पिछड़ेपन का डाटा जो उन्होंने इकट्ठा किया, तो कुछ राज्य को स्पेशल स्टेटस के कारण, और आंध्र प्रदेश के मामले में क्योंकि वो मामला जो है वो पुराना है और 9th शेड्यूल में वो लॉ इंक्लूड हो गया था और स्पेशल स्टेटस रहा, तो वहां संभव हो सका। कर्नाटक में भी जो है ओबीसी आरक्षण का वो बढ़ाया गया है। तो समान प्रक्रियाएं अगर हमारी राज्य सरकारें जो है वो पूरा करेंगी और ईमानदारी से पिछड़े वर्गों के साथ यदि न्याय करना चाहती हैं, तो ये सब जो प्रक्रियाएं होती है ये लीगल कहलाएंगी। बिहार में भी चुनाव के ईव पर लोगों को फुसलाने के लिए तत्कालीन जो सरकार, जो अभी भी वर्तमान में सरकार नीतीश जी की है, उन्होंने सारी प्रक्रिया अपनाई। अब कोर्ट ने जो है उनके डिसीजंस को शट डाउन किया है। ऑब्वियसली यदि कंडीशंस इंदिरा साहनी के मामले में जो दिया गया वो फुलफिल नहीं होगी, तो जाहिर है कि न्यायालय जो है ऐसे डिसीजंस को खारिज करेगी। आपने एक बात और कहा था कि आयोग जो है, पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, उसकी जिम्मेदारी इसमें बनती है। लेकिन आपको एक जानकारी देना चाहूँगा और उसी पर सवाल भी रहेगा मेरा कि पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष विहीन थे, सदस्य विहीन थे। 24 जनवरी 2024 को वहाँ अध्यक्ष बने। उन्होंने कार्मिक विभाग को 1 सप्ताह 10 दिन पहले लिख के दिया है कि झारखंड में पिछड़ा वर्ग की आबादी 50% से अधिक है। कोई सर्वे नहीं, जो चीज़ आप लगातार कह रहे हैं, 50% से अधिक है। इसकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति दयनीय है। इनको 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण किया जाए। क्या सिर्फ इतना लिख देने भर से आयोग का काम बन सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये गलत प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं चुनाव आने के समय या चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, आप अपने राज्य में देखिए ना, खतियान आधारित स्थानीयता निर्धारित करेंगे। कितनी बार इन्होंने कहा है, क्या हो सका संभव? नहीं हुआ। पिछले वर्ग को मैं बढ़ा हुआ आरक्षण दूंगा, बारंबार कहते रहे। भाई हमने भी इस राज्य में 24 साल गुजारे हैं
जी। इस नए राज्य में। इससे पहले मैं यूनिफाइड बिहार का पार्ट था और इसी राज्य का मूल वासी हूँ। मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से विगत 20 वर्षों में सरकारें आई गई, कभी मिली जुली सरकार रही, जब झामुमो और बीजेपी दोनों कभी कभार जो है पावर में रहे, और हर बार लोगों को यही दिलासा देते रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कि स्थानीयता जब भी निर्धारित करेंगे तो स्थानीयता का आधार जो है वो खतियान होगी। आज तक ये संभव नहीं हो सका। इन्होंने कहा कि सरना कोड लागू करेंगे, इन्होंने अपने से जो प्रक्रिया अपनानी थी अपनाया, और इन्होंने जो है बिल पास करा करके केंद्र के मत्थे डाल दिया। ओबीसी के आरक्षण की बात करें तो इसी तरह से इन्होंने जो है वो डिसीजंस लिए, बिल पारित कराया, और उसको 9th शेड्यूल के नाम पर ये लिखते हुए कि जब ये कानून तभी लागू होगा जब 9th शेड्यूल में ये लॉ इंक्लूड हो जाएगा। तो जब ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ये सभी जानते हैं। और ये मुद्दे बिल्कुल जीवित रखे जाएंगे आने वाले सालों में भी। कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, इन मुद्दों को कभी भी ये समाप्त नहीं करेंगे। और हमारे राज्य के भोले भाले आदिवासी या पिछड़े वर्ग के लोग जिन्हें ज्यादा समझ कानूनी विषयों की नहीं है, वो इनके नाम पर बेवकूफ बनते रहेंगे। अभी किसी और को चांस मिलेगा, 5 साल के बाद किसी और को चांस मिलेगा, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। और ये जो शर्तें निर्धारित की गई हैं आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, वो कभी पूरा नहीं किया जाएगा। अब देखिए ना, पेशा कानून जी 1996 में पेशा कानून पारित किया गया जी। हमारे राज्य में 24 साल पूरे हो चुके हैं, और आज तक माननीय उच्च न्यायालय के अनेकों आदेश के बावजूद मैंने स्वयं उन मैटर्स में आर्गुमेंट की है, और मैं बराबर अपीयर होता रहा हूं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, राज्य सरकार को मैं आईना दिखाता हूं कि वो न्यायालय के आदेशों का अवलोकन करें। न्यायालय ने अनेकों बार आदेश पारित किए हैं, तो भी आज 24 साल के बावजूद पेशा नियमावली इस राज्य में नहीं बनी है। और जो अधिकार ग्राम सभाओं को दिया जाना चाहिए, जो ग्राम पंचायतों के पास, ग्राम प्रधानों के पास होना चाहिए, वो सारे अधिकार इनके बीडीओ और इनके उच्च अधिकारी जो है बीडीओ के ऊपर के, वो उपभोग कर रहे हैं। और यहाँ के गांव के भोले भाले इंसान कभी इस सरकार को कोसते हैं, कभी इस पार्टी को कोसते हैं, कभी उस पार्टी को कोसते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये बखूबी समझ चुकी है कि किसी न किसी प्रकार से लोगों को गुमराह किया जाए, नीतिगत निर्णय ऐसे ही लिए जाएं जो कभी पूरे ना हो, और हर बार चुनाव का मुद्दा बना करके ये चुनाव लड़े। और ये आरक्षण का मुद्दा जो है वो इसी तरह का मुद्दा है। ऐसा ही बिहार में भी होगा, ऐसा ही राज्य झारखंड में भी होगा, और यही सब कुछ चलता रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य बाबू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको कॉल करूंगा सर। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना, पूर्व महाधिवक्ता झारखंड सरकार के थे, झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठतम अधिवक्ता में से एक हैं, और इन्होंने साफ तौर पर जो बातें कही कि जब तक फुलफिल नहीं होगा, अब आपको याद होगा कि जातिगत जनगणना जो है सो वर्षों से नहीं हो रहा है। 1950 के बाद से जातिगत जनगणना नहीं हुए हैं, और जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगा तब तक ये तय नहीं हो पाएगा किस कास्ट का कितना पॉपुलेशन है, किस कास्ट की कितनी आर्थिक स्थिति दयनीय है, शैक्षणिक स्थिति दयनीय है, सामाजिक स्थिति दयनीय है, जिन बातों को लगातार कहे जाते हैं। आपने बिहार में देख लिया कि बिहार में सर्वे कराया गया, उसको भी सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने इग्नोर कर दिया। भाई सर्वे जनगणना नहीं होता, जनगणना तो भारत सरकार कराती है। तो जब तक जनगणना नहीं होता है, जातिगत जनगणना नहीं होता है, तब तक ये क्लियर नहीं हो सकता है कि किस जाति की क्या स्थिति है, उसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति क्या है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक जो इंदिरा साहनी वाले मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है
जो कि आज पटना हाईकोर्ट ने भी कहा वही मान्य होगा। और जैसा कि हमारे अधिवक्ता ने भी बताया कि जब तक सरकारें सर्वे सही रूप से नहीं कराती है, उसका डेटा अगर न्यायालय को उपलब्ध नहीं कराती है, तब तक ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बना रहेगा। और झारखंड में तो हम लोग देख ही रहे हैं भाई, उसके साथ बने हुए उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में स्थानीय नीति बन गए, नियुक्तियां हो रही हैं, लेकिन हमारा झारखंड स्थानीय नीति को तरस रहा है। 1932 की आग ऐसी लगाई गई है कि न राधा को 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। 1932 की बातें तो की जाती हैं, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां पर कि 1932 के बाद सेटल ऑफ ये जो है सो ये हुआ है, सर्वे हुआ है। तो उन जिलों का क्या होगा जिन जिले में 1932 के बाद सर्वे हुए हैं? उन जिले का क्या होगा? वहां के लोग 1932 का खतियान कहां से लाएंगे? कई समस्याएं हैं। सरकार राजनीतिक मुद्दा बना के रख रही है, चाहे किसी की भी सरकार हो। विपक्ष में बैठे हुए लोग भी आज वोट के लिए ये बात जरूर कहते हैं 1932 खतियान लागू होना चाहिए। सरकार भी कहती है, विधानसभा सर्वसम्मति से पारित भी हो जाता है, लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है? जनता को क्या मिल रहा है? और यह बड़ा सवाल उठता है। और यह सवाल और बड़ा हो जाता है जब चुनाव के समय आते हैं, तब इन सारे मुद्दे को इस तरह से उठाया जाता है, इस तरह से निकाला जाता है कि इस मुद्दे के बल पर जो है चुनावी बेतरनी पार करने की कोशिश हर राजनीतिक दल करती है। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि राज्य सरकार जो ओबीसी को आरक्षण 27% देने की बातें लगातार कर रही है, चंपाई सोरेन ने भी कहा है हम ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, और कार्मिक विभाग को सर्वे कराने के लिए भी कल के कैबिनेट में डिसीजन हो गया है। लेकिन सवाल यही उठता है जो बिहार का डिसीजन आया हुआ है कि क्या जो बिहार में हश्र हुआ है क्या वही झारखंड में हश्र होगा? राज्यपाल ने जिन आपत्तियों के साथ इस बिल को वापस किया था, क्या सरकार उन आपत्तियों को दूर कर रही है? 24 जनवरी 2024 को जब आयोग का गठन होता है, आयोग को अध्यक्ष मिलते हैं, तो क्या 3 महीने में जो है सो आयोग सर्वे कर लिया कि ओबीसी का पॉपुलेशन कितना है? ओबीसी में कई जातियां हैं, उनका पॉपुलेशन कितना है? किस जाति का क्या आर्थिक स्थिति है, उसका आकलन क्या पिछड़ा वर्ग आयोग ने किया? ये सारे सवाल उठेंगे इसमें, और फिर ये मुद्दा यूं ही लटकता रहेगा, त्रिशंकु की तरह लटकता रहेगा। और झारखंड की राजनीतिक दल, झारखंड के राजनेता इस मुद्दे को देख देख करके जनता को हमेशा दिग्भ्रमित करते रहेंगे। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।